वेलकम। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बजट 23 में किस तरीके की अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स को लेकर, और आज हमारे शाइनिंग इंडिया प्रोग्राम में फोकस एंड स्पॉटलाइट इज ऑन द एजुकेशन सेक्टर। जी हाँ, इस स्पेस में उम्मीदें बहुत की जा रही थी सरकार से इन टर्म्स ऑफ द स्टेप्स दैट दे शुड टेक टू प्रमोट बेटर एजुकेशन इन द कंट्री। किस तरीके की एक्सपेक्टेशन इस बार बजट में है? as COVID is behind us, so the focus could be on sectors that looked very important for this government. मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही पापैक पैनल जुड़ रहा है एंड मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी डॉक्टर पार्था चैटर्जी, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, शिव नाडर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, अशोक पांडे जी, चेयरपर्सन Council for Global Citizenship Education, a name you are all familiar with in the education space. Richa Chaudhary, she's a consultant with the World Bank, education specialist, as we know. बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। जैसा मैंने कहा, एंड डॉक्टर चैटर्जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं सरकार से बजट को लेकर? क्या करना चाहिए इस बजट में? बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू शो इट्स इंटेंट इस स्पेस में, कैसे इसको और बेहतर और बड़ा करें? Absolutely. Thank you for having me and thank you for the question. पहले मैं थोड़ा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ बिफोर आई डेल्व इनटू कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम इस बजट में। अभी जो सिचुएशन है ये तो थोड़ा नाजुक है ग्लोबली, राइट? बिकॉज एक तो इन्फ्लेशन बढ़ चुका है सारे दुनिया में, और दूसरा बाहरी देशों में शायद रिसेशन भी हो सकता है। लेकिन इंडिया जो है वो ग्रोथ पाथ में है, तो शायद सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया से ही आएगा। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है इवन एजुकेशन के लिए? क्योंकि ये बैलेंस बहुत ही काइंड ऑफ नाजुक है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो डिपेंड करता है कि सारे इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे हो रहा है। तो एजुकेशन में मेनली एजुकेशन में भी कुछ बैलेंसेस बनाना पड़ेगा। एक तो है कि हायर एजुकेशन सेक्टर को अभी बहुत ही जरूरी है कि आगे बढ़े, क्योंकि इंडिया अगर ग्रोथ पाथ में ज्यादा ग्रोथ हो सकता है तो उसके मेन इंजन हो सकता है एजुकेशन। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सारे दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन पर्टिकुलर डिस्प्लेस होके दूसरे जगह पे जा रहे हैं, चाइना से डिस्प्लेस होके दूसरे जगह पे जा रहे हैं। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जहां बहुत सारे लोकेट होने का संभावना है। तो उसके लिए हमें चाहिए स्किल्ड वर्कर्स, और ये इतना ही जरूरी है नेक्स्ट डेकेड में के लिए कि यहाँ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को या एंड ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को एलोकेशन बढ़ानी है इस स्पेस में फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सर, टैलेंट को यहाँ बढ़ाने की बात है। मैं आपके पास आती हूँ, बट मैं अशोक पांडे जी के पास जाना चाहूंगी और उनसे समझना है सर, बिकॉज आप इस स्पेस को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, इतने सालों से आपका अनुभव है। इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन पर अच्छा फोकस है, बट कहीं ना कहीं हम जब सेकेंडरी एंड उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लोग यूजुअली समझते हैं कि भारत के बाहर ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखती है। तो हम जो एक टैलेंट को लूज कर रहे हैं अपनी कंट्री से बाहर भेज के, कैसे उसको रिटेन कर पाए? क्या सरकार को करना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम बना पाए? प्रोफेसर के कंसर्न्स को मैं बहुत अच्छी तरह से उसको एक्नॉलेज करता हूं, लेकिन आपने जो सवाल किया है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको मैं ये बता दूं कि पिछले वर्ष तक जो है ना लगभग हमारे 1 मिलियन स्टूडेंट्स बाहर गए, और उस पे जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ वो करीब करीब 3 लाख करोड़ का है, जो कि अगले वो 2 वर्षों में 6 लाख करोड़ होने जा रहा है। और इंडिया स्किल गैप की जो एक रिपोर्ट आई है उसमें तो ये बोला गया है कि ये टोटल रेवेन्यू गैप जो होगा 17 बिलियन यूएस डॉलर्स का होगा। तो अब आप सोचिए कि कितना एक्सोडस जिसको हम कह सकते हैं कि वो है। अब आपने पूछा कि इसके कारण क्या हैं, तो ऑफ कोर्स इसके कारण बहुत सारे हैं। तो एक तो बड़ा जो ब्रॉड कारण है, जो कि हम कहीं भी जनरलाइज कर सकते हैं, कि हमारा जो हायर एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत एक्सपैंडेड नहीं है। अभी हम 26% बच्चों को ही वहां अकोमोडेट कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट्स इंटेंट इज टू ब्रिंग इट टू 50%। नाउ इमेजिन अगर वो 50% होगा तो कम से कम 3 से 4
करोड़ बच्चे और हमारे हायर एजुकेशन में आएंगे, उनको कहाँ हम अकोमोडेट करेंगे? तो ये जो एक्सोडस है वो तो बना रहेगा, लेकिन अभी जो एक नई मुहिम आई है कि हम बाहर की यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे अगर उनको फैसिलिटेट करें, जिसके लिए कुछ डेस्क और कुछ हर्डल्स हमने क्लियर कर दिए हैं, तो वो कुछ हद तक करेगा। बट एट द सेम टाइम एक ये जो ऑब्सेशन है कि सेकेंडरी एजुकेशन से सीधे मुझे हायर एजुकेशन में और कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जाना है, उसमें भी थोड़े से एक बदलाव की आवश्यकता है मेरे ख्याल से, कि उनको हम वोकेशनलाइजेशन में, स्किल ट्रेनिंग में, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज में, जिससे कि वो हायर एजुकेशन में अगर आना हो तो वो बाद में भी आ सकते हैं। जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं, उसमें हमने देखा है कि लोग पहले जाते हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में थ्रू स्किल एंड वोकेशनलाइजेशन, एंड देन दे मेक ए कम बैक टू द हायर एजुकेशन। प्रॉब्ली वो मॉडल हमें जरूर लाने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक Okay. एक्सपेक्टेशन का सवाल है, मैं तो बहुत ही, लास्ट ईयर का बजट 2.6% ऑफ जीडीपी है। इस बार अगर वो 1% भी ज्यादा बढ़ जाए, 3.5 भी हो जाए, तो हम वो 6% का जो 25 साल से रोना रो रहे हैं उसके थोड़े करीब पहुंच जाएंगे। बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच आई विल कम बैक टू यू प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट सेगमेंट। ओके, फेयर इनफ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए, किस तरीके का फोकस रखना चाहिए, अप्रोच रखना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, एंड आई थिंक यू स्पेल्ड इट आउट वेल। रिचा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यू लुक एट दिस स्पेस अगेन वेरी क्लोजली, वर्ल्ड बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इंडिया की नीड देखें, एक अपॉर्चुनिटी देखें जो हम लेवरेज कर सकते हैं, वेयर डू यू थिंक द फोकस ऑन द बजट दिस टाइम शुड बी व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन? Thanks, Swati, for this question. So, like, I am presently like various studies that we have done at World Bank, and before this at Niti Aayog also. So, the concern that previous budget was highlighted was mainly it was focusing on how can we, what should be the India strategy for COVID response to ensure there is continuity of learning. Right, but now this time the focus should be on the learning recovery, as we say that, because of COVID there has been like a lot of learning gaps that we can see, and even the national achievement survey clearly highlights these learning gaps. So from 2017 to 2021, the basic reading and numeracy skills have gone to a very low level, and it is very difficult. Okay, sure. ओके, फेयर इनफ। तो फोकस पिछली बार के बजट की हम ऑफ कोर्स यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उसी से हम आई थिंक द कंटिन्यूटी विल बी इम्पोर्टेंट टू वॉच आउट फॉर। पाथा, आप बताएं, अगर टैलेंट पूल ऑफ द वर्ल्ड बनने की हम बात करते हैं, एक तरफ वन टीवी चैनल स्कीम जो सरकार ने पिछली बार डिजिटल लर्निंग की तरफ फोकस करके अनाउंस किया था, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी सेटअप करने की बात की है, तो आई थिंक इनेबलर एक टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा पिलर हो सकता है इन द एजुकेशन स्पेस। आप कैसे देखते हैं वो हम लेवरेज कर सकते हैं? किस तरीके के उस डायरेक्शन में अनाउंसमेंट्स आप एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, पहले लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट कि टेक्नोलॉजी का रोल क्या हो सकता है हायर एजुकेशन में, है ना। आपने जैसे कहा है कि हम अभी इंडिया में काफ़ी डिजिटल पुश कर रहे हैं एजुकेशन में, एंड दैट इज़ अ वेरी वेलकम थिंग। लेकिन टेक्नोलॉजी जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ह्यूमन कैपिटल के साथ, यानी कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं कर सकते हैं, हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑन getting more human talent in terms of professors, in terms of faculty members, in terms of people who can actually create these courses and so on, right? तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि particularly when we think about higher education, particularly undergraduate education, वो सिर्फ knowledge base के लिए नहीं है, वो एक experiential चीज होता है जो लाइफ स्किल्स बहुत डेवलप करते हैं। सो इसलिए सिर्फ टेक्नोलॉजी से हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी एक बड़ी एनेबलर है जो हम यूज कर सकते हैं टू रीच आउट टू मेनी 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 मोर पीपल। हियर ऑल्सो वन थिंग दैट वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि देखिए, हम जब टेक्नोलॉजी के बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये वी कैन एक्सपैंड द एक्सेस, बट एट द सेम टाइम अभी स्मार्टफोन बहुत सारे के पास अभी भी नहीं है। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम टेक्नोलॉजी लेके क्या कर सकते हैं। कैन वी क्रिएट विलेज लाइब्रेरीज वेयर दिस काइंड ऑफ क्लासेस कैन बी डन एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इट्स नॉट ओनली कि टेक्नोलॉजी बनाना पड़ेगा, बट द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज टू बी
made, and I hope the government does something on these lines. Yeah. ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, आई थिंक जरूरत है और इस पर काम सरकार समझती है करना जरूरी होगा. बट अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऑनलाइन एजुकेशन, अपस्किलिंग, क्लियरली यहाँ पर एक पुश करने की बात करें, बट यहाँ पर कुछ टैक्स प्रोविजन या टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है इंडस्ट्री को कोई रिलीफ चाहिए टू जस्ट एक्सपीडाइट दिस प्रोसेस, लॉन्ग टर्म टैक्स एग्जेम्पशंस अगर आपको लग रहा है, या लोअर जीएसटी, बिकॉज क्लियरली बजट कैन देन हेल्प यू विद ऑल ऑफ दिस, क्योंकि पॉलिसी फ्रेमवर्क तो एक तरफ है, बट कैसे एलोकेशन ऑफ मनी इस स्पेस में जाए वो जरूरी है देखना. या एब्सोल्युटली, आप जो कह रही हैं वो ये है कि हाउ कैन गवर्नमेंट इनेबल द होल थिंग. आप देखिए, जो अभी मैंने अपने पिछले सेगमेंट में एक स्टैटिस्टिक्स दी आपको कि वो ये ह्यूज मास को हमें मैनेज करना है, गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू इट. तो आपको प्राइवेट सेक्टर को तो वेलकम करना ही है उसमें, और खासतौर से स्कूल एजुकेशन में अगर आप लें तो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बहुत ज्यादा है. 25% से ज्यादा हमारे स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर में हैं और 40% से ज्यादा बच्चे आते हैं उन 25% स्कूल्स में. लेकिन एक गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में एक ये कशमकश चलती रहती है बहुत सारी चीजों को लेकर. इट इज नॉट ओनली टैक्सेशन, इट इज द फी रेगुलेशन, इट इज द रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है. तो आई थिंक अगर गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर को इस तरह से बढ़ावा देना चाहती है तो गवर्नमेंट को एक बड़ा, जिसको हम बोलते हैं बाइटिंग द बुलेट काइंड ऑफ एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि बिल्कुल अपफ्रंट आकर के विदाउट एनी पॉलिटिकल हेजिटेशन प्राइवेट सेक्टर को इनेबल करना पड़ेगा. उसमें चाहे वो कहीं बजटरी एलोकेशन की जरूरत हो, टैक्सेशन रिलैक्सेशन की जरूरत हो, लैंड रिफॉर्म ला करके उनको कहीं से इनेबल करना, वो सारी चीजों को एक फुल पैकेज के रूप में लाना पड़ेगा. क्योंकि गवर्नमेंट ये तो मान के चल रही है कि एजुकेशन इज द रूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ 3 ट्रिलियन एंड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, दैट विल नॉट कम आउट फ्रॉम एनीवेयर एल्स, but the route to that is classrooms, primary, secondary, tertiary, higher education. And therefore, I'm all for requesting the government to create all enablers at all levels. ओके, enablers हर लेवल पर यहाँ पर जरूरत है करने की, और क्लियरली हमारी डेमोग्राफिक्स भी इस तरफ पॉइंट कर रही है कि यहाँ पर अच्छी हम लीड ले सकते हैं इन द वर्ल्ड. Absolutely. बिल्कुल. मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिंस आपने नीति आयोग में काफी समय बिताया है, पॉलिसी फ्रेमवर्क को जब सरकार देखती है, किस तरह से एजुकेशन को रोबस्ट बनाने की बात या नीति में हम देखेंगे सरकार की अप्रोच और फोकस, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा काम यहाँ पर शायद नहीं हुआ है, या इन मेनी वेज आई वुड से ये निग्लेक्टेड थी, बट क्लियरली समझ तो है कि इसकी जरूरत है और आगे इस पर फोकस हो सकता है, तो होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती है. So, as I agree with बाकी participants के साथ भी I agree, and then जैसे लर्निंग गैप्स के बारे में मैंने बात करी, इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने हम लोगों के लिए एक लैंडमार्क सेट कर दिया है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोगों को एक किस तरह से हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि इफेक्टिव इंटीग्रेशन बिल्कुल रिमोटेस्ट लेवल तक हम लोग टेक्नोलॉजी का कर सकें. और आज के टाइम में हम सभी जानते हैं कि इंडिया इज टेकिंग अ लीड इन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम आल्सो. देयर आर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स कमिंग फ्रॉम इंडिया, एंड इट इज वेरी, सो वी शुड, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड, वो किस तरह स्टार्टअप्स ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है इसको यूज कर सकते हैं रिमोटेस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए, इन लर्निंग गैप्स को रिकवर करने के लिए. बिकॉज so quality of learning will only ensure that there are outcomes at the end, and that is the most सबसे important, हमारा सबसे critical component है जो है. So this should be the priority this time. Accessibility we have been working for years and we have been able to achieve it to a great extent. कोविड के समय भी जो जिस तरह की नीतियां हम लोग लेकर आए थे, जैसे PME विद्या पोर्टल, वो सब बच्चों तक बस कंटेंट पहुंचाने की थी टेक्नोलॉजी के थ्रू. पर इस बार हमारा फोकस होना चाहिए कि कैसे हम टेक्नोलॉजी से क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सकते हैं, किस तरह से हम उन लर्निंग गैप्स को रिकवर कर सकते हैं, किस तरह से हम बच्चों तक इंश्योर करें कि जो आज की स्किल्स रिक्वायर्ड है वो भी हम पहुंचा सकते हैं. So these are the important factors this time. Okay, but
जी बट मैं पार्था के पास जाना चाहूंगी क्योंकि आप यू आर एक्चुअली सीइंग क्या रिजल्ट्स इसके दिख रहे हैं, अगर सरकार की तरफ से जो फोकस हुआ है वाकई क्या हम वो चीजें बच्चों में देख रहे हैं या इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, किस तरीके का फोकस अब आपका है, क्योंकि डिजिटल लर्निंग इज द न्यू वे ऑफ लर्निंग, और वो जो IB बोर्ड की बात होती है नाउ ग्लोबल लेवल पर अब हम compete कर रहे हैं in terms of the kind of education we are trying to give, which is more applicative in nature, sir. So कहाँ देखते हैं यहाँ इंडिया का इस पॉइंट ऑफ व्यू से रोल, और आपके इंस्टीट्यूशंस जैसे अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं आपका इंस्टीट्यूशन, द इंडस्ट्री का कितना रोल यहाँ होगा? So देखिए, I represent Shivnadar Institute of Eminence. It's one of the Institute of Eminences in the country, and I go back to ऋचा जी का जो पॉइंट था कि क्वालिटी, एंड दैट इज क्रिटिकली इम्पोर्टेंट, एंड हमारा फोकस वही रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन हम कैसे दे सकते हैं, है ना। तो क्वालिटी ऋचा जी ने जो बताया वो प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के में भी हम देख रहे हैं। असर रिपोर्ट जो अभी निकला है उसमें भी देख रहे हैं कि learning outcomes have actually gone down, right? So we need to focus on that. लेकिन higher education में भी we kind of face the same problem कि there is a lot of private players and private universities, but we need to push the boundary for quality, which is what we have been doing. And here we have been leading in terms of using technology, but not at the expense of the students being on campus itself, because campus में आके the peer learning जो होता है, जो 1-to-1 प्रोफेसर के साथ मिल के लर्निंग होता है, जो कल्चरल एक्सपोजर्स होते हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन पे हम नहीं कर सकते। तो व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू कॉम्प्लीमेंट, वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज जो ऑनलाइन में है, हम कंटिन्यूअसली ऑनलाइन कोर्सेज भी तैयार करते हैं, ऑनलाइन डिफरेंट कंपोनेंट्स तैयार करते हैं जो स्टूडेंट्स को हम देते हैं, लेकिन क्लासरूम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो आई थिंक दैट्स द थिंग दैट वी हैव टू कीप अंडरस्टैंडिंग कि कॉम्प्लीमेंट, it's a complementary thing. Certain things we can do. Hybrid is the way to go. Exactly. Hybrid, fair enough. And sir, आप कुछ इस पर ऐड करना चाह रहे हैं? Yeah, I just wanted to add 2 points to that. जी सर। आप देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे हमारे बच्चे प्राइमरी के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मिडिल के बाद हो जाते हैं, हाई स्कूल के बाद हो जाते हैं, तो एक हमारी बहुत बड़ी फौज तैयार हो गई जो कि आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं, और उनके बारे में हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। NEP में उनके बारे में बात की गई है अवश्य, लेकिन उससे जो बहुत ही एक सीरियस बात है जो कि हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बताया कि जो बच्चे स्कूल में हैं उनकी भी अगर क्वालिटी एजुकेशन ना हो तो उनका स्कूल में रहना और ना रहना कोई मायने नहीं रखता है। तो ये भी एक रिकॉग्निशन है गवर्नमेंट के पास, और इसीलिए टीचर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, a push, let us say for example कि प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जो हम 15,000 स्कूलों को लेके क्वालिटी इन्हांसमेंट की बात कर रहे हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की बात हो रही है, तो देयर इज अ वेरी जनरल एक्नॉलेजमेंट इन दिस सर्कल ऑफ द गवर्नमेंट कि हमें इस क्वालिटी के लिए तो कुछ करना ही है, अदरवाइज हमारे सारे एफर्ट्स फेल हो जाएंगे। सर, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से इस बात को रखा कि ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं इसकी क्या एक डायरेक्शन बहुत जरूरी है। ऋचा, आप ऐड करना चाहेंगी इसमें? Right, sir has very rightly pointed कि अभी जो हमारा फोकस है for like previous years, हम लोग बस उसी बारे में बात करते हैं कि हम कैसे एक्सेस इंप्रूव कर सके, किस तरह से हम लोग स्कूलों की संख्याएं बढ़ा सके ताकि हर बच्चे के पास स्कूल हो। लेकिन now is the time that we focus on quality learning। उसके अलावा जो बच्चों ने कोविड के दौरान, बिकॉज एक क्लास में बच्चों के अलग अलग लर्निंग लेवल्स है, कैसे हम लर्निंग गैप्स को क्लोज कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा 10वीं का बच्चा है, उसको नॉर्मल चीजें जो बेसिक स्किल्स होनी चाहिए वो भी उसको एक्वायर नहीं है, और वो हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा वीक पॉइंट होगा अगर हम उसको भी फोकस ना करके चले। ओके, वेरी क्विकली, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, मच टॉक्ड अबाउट, इस पे बहुत डिस्कशंस हो चुके हैं, बट मैं क्विकली आपसे जानना चाहूंगी, सिंस अनाउंस होने के बाद अब जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आता है, आई थिंक वहां पर समझ में आते हैं क्या
रियलिस्टिक है, क्या ठीक है, क्या नहीं? आई थिंक वी आर आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग इन मेनी वेज. पार्था, क्विकली आपका टेक ऑन हाउ यू सी इट and any suggestions that you would have. Right. So I think this is a very, very critical thing, that national education policy जो है, it's been such an important policy in many, many years that we really need that to succeed. है ना? तो to do that, I think there are a few things that I expect this budget to do. एक तो है, the government had announced a couple of budgets back that it will set up a research funding agency. Funding. तो हाँ, अभी तक नहीं हुआ है. While the announcement was done, no budget allocation was done, much of it, no action was taken. So I sincerely hope कि वो इस बजट में आएगा और somehow that will go forward. So the second thing is also that the UGC and AICT and all other such regulatory bodies were NCT. supposed to be merged, and the National Education Council were supposed to be formed. So again, the formation of that is very, very important, so that all the objectives of the higher education policy are met. The third, and in here I think Ashok ji ne pehle have talked a little bit about it, कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हम कैसे ला सकते हैं, या लाना जरूरी भी है यार, है ना? तो वो उसके लिए कुछ पॉलिसीज अनाउंस किया है यूजीसी ने, लेकिन सिर्फ वो करने से नहीं चलेगा. इफ वी रियली वांट हायर एजुकेशन टू फ्लरिश, वी नीड एन इकोसिस्टम, एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज सिर्फ पॉलिसी एनेबल से नहीं होगा. ये इकोसिस्टम जब तक नहीं होगा तब तक आएंगे नहीं. और इसके लिए हमें फिर से हायर एजुकेशन, एक्चुअली इंडियन यूनिवर्सिटीज, particularly central universities, because that's what the central government can do. Unfortunately, they can't do much about state universities, which are in really bad shape. So at least central universities में काफी invest करना पड़ेगा, so that there's a human capital pool is there, so that the foreign universities can come and start things. So that's very interesting, sir. Yeah. Ashok sir. Just a quick point. The government in the build-up, NEP का जो implementation है, actual जो problems surface होंगी जब हमारे ये 15 लाख स्कूलों में इसका implementation शुरू होगा, जो कि अभी नहीं हुआ है. अभी तो एक ग्राउंड तैयार हो रहा है. तो फाउंडेशन लर्निंग के लिए क्या करना है हमें, और असेसमेंट के लिए हमें क्या करना है, क्वालिटी अश्योरेंसेस के लिए क्या करना है, इस सारे के बारे में काफी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं और एक बड़ा अच्छा रोड मैप भी तैयार हो चुका है. लेकिन अब वो क्लासरूम में वो कैसे पैन आउट करेगा, एंड हाउ जो अभी तक हम बातें कर रहे हैं वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, और वो टीचर्स उन चीजों को कैसे क्लासरूम में रखेंगे, और बच्चों के साथ वो जो हम एक क्रिटिकल थिंकिंग और कोलैबोरेशन एंड अदर स्किल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो वो चैलेंजेस आएंगे. इसीलिए गवर्नमेंट का काम इस समय ये है, जो कि हम लोग, ये हमारी सिफारिश है कि इनेबलर्स तैयार करें, फंड की कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, एंड इट शुड बी वेरी विजिबल. कभी कभी बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट करती है लेकिन हमें पता नहीं होता कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया. तो एक उनका जो मैकेनिज्म हो इतना ट्रांसपेरेंट और विजिबल हो कि वो सारे एफर्ट्स हम सब लोगों को पता लग सके. फेयर इनफ. अगर हम देखें पिछले अगर 2-3 साल में जो एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और गवर्नमेंट की इंटेंट कि वहां पर काफी काम करने की जरूरत है. आई थिंक कोविड हैज इन सम वेज made government understand obviously that was a priority. Maybe अभी इसलिए expectation हमारी ज्यादा है कि इस बार शायद education पर focus हो और हम आगे बढ़े. रिचा, quickly closing comments from you. तो NEP की तरफ से हमने फाउंडेशन सेट कर दिया है और मेरे हिसाब से हमें प्राइवेट प्लेयर्स और CSR पार्टनर्स जो कि ग्राउंड तक हम लोगों को पहुंचा सकते हैं टू एवरी चाइल्ड. सो वी शुड सी हाउ कैन वी लेवरेज दोस कोलैबोरेशंस. The second thing I think is to focus on FLN skills, like those are very critical. Foundation literacy and numeracy पे हमें अभी से focus करना पड़ेगा. That sets the foundation for upper higher grades. And then the important thing is the introduction of skills in at the secondary education level. So all of these points are there in national education policy, but then the point is how we integrate it in the present. Implement कैसे होगा, कब होगा और उसका रिजल्ट कब देखेंगे. I think that is what we're all waiting to see, because हमारा
हमारी कंट्री, हमारे फ्यूचर लीडर्स यही बच्चे हैं जो एजुकेशन पाके आगे हमारी कंट्री को लीड करेंगे। आई थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल सेक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने Thank के लिए you. और हमें बताने के लिए। क्या उम्मीद रखें इस बार, और क्या जरूरी है एजुकेशन सेक्टर को और भी बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू सर।